बूढ़ी अम्मा ने बताया, अगर पत्नी मायके से ये 3 चीजें लाती है तो पति हो जाता है बर्बाद। बहुत पहले की बात है, धवलपुर नाम का गांव था, शांत, सीधा साधा, मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरा हुआ। वहीं गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी नीम के पेड़ के नीचे बनी कच्ची सी झोपड़ी में रहती थी बूढ़ी अम्मा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखें जैसे जीवन का हर सच पढ़ चुकी थीं, जिनके पास सास बहू के झगड़ों से लेकर पति पत्नी की तकरारों तक हर सवाल का कोई न कोई सीधा जवाब होता। गांव की औरतें रोज शाम को उस नीम के नीचे इकट्ठा होती थीं, कोई परामर्श लेने, कोई दुख बताने, तो कोई बस अम्मा की बातें सुनने। उसी गांव में ब्याह कराई थी शांति। 7 महीने बीत चुके थे शादी को, लेकिन अब पति विनय का स्वभाव दिन ब दिन बदल रहा था। वो चुप रहने लगा था, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने लगा था। प्यार में वो मिठास नहीं रही जो शुरुआत में थी। शांति परेशान थी, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। एक शाम शांति ने साहस करके अम्मा के पास जाकर अपना दुख बांटा। शांति की आवाज कांप रही थी। अम्मा, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, पर वो मुझसे अब पहले जैसा व्यवहार नहीं करते। क्या गलती है मेरी? बूढ़ी अम्मा चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगीं। कुछ क्षण बाद धीरे से बोलीं, बिटिया, कभी कभी पत्नियां खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। मायके की 3 चीजें अगर कोई पत्नी अपने साथ ससुराल ले आए तो पति चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसका जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। शांति चौंक गई। कौन सी 3 चीजें अम्मा? अम्मा ने गहरी सांस ली और बोलीं, सुन बिटिया, मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। 3 अलग अलग बहुओं की 3 गलतियां और एक जैसा अंजाम, बर्बादी। पहली चीज, मैं कभी झुकूंगी नहीं। अम्मा ने कहना शुरू किया, बिटिया, ये कहानी है सुधा की, एक पढ़ी लिखी, तेज और आत्मनिर्भर लड़की। उसके माँ बाप ने उसे बचपन से यही सिखाया, बेटी, चाहे जो हो जाए, पति के सामने कभी मत झुकना, वरना जिंदगी भर दबती रहोगी। सुधा की परवरिश में आत्मगौरव था, लेकिन साथ ही एक ऐसा अहंकार भी पल गया था जो प्यार में भी जीत हार देखता था। शादी हुई उसकी राकेश से, एक सुलझा हुआ, शांत स्वभाव का युवक। शुरुआती दिन अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे घर की हर छोटी बड़ी बात पर बहस शुरू होने लगी। राकेश कहता, सुधा, चलो आज माँ के साथ मंदिर चलते हैं। सुधा जवाब देती, क्यों? हर बार आपकी माँ के हिसाब से ही क्यों चले? मेरे भी तो विचार हैं। फिर चाहे रसोई का स्वाद हो या परिजनों के साथ बैठना, हर बात में सुधार करने की कोशिश, हर निर्णय में खुद की राय थोपना। और जब कोई विरोध करे तो गुस्सा और ताने। सुधा के लिए यह उसका अधिकार था, पर राकेश के लिए यह मानसिक थकान बन गया। रातों को वह करवटें बदलता, सोचता, क्या यही शादी है, जहां हर बात पर साबित करना पड़े कि मैं भी कुछ हूं? धीरे धीरे राकेश बात करना कम करने लगा। पहले जो मुस्कुराता था, अब अक्सर चुप रहता। उसने सुधा से बातें बंद नहीं कीं, पर मन से दूर हो गया। एक दिन सुधा ने शिकायत की, तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते, बातें नहीं करते, दूर दूर क्यों रहते हो? राकेश का जवाब सिर्फ इतना था, प्यार तब पनपता है जब दोनों साथ चलें। लेकिन अगर हर बार एक ही इंसान को हर बात पर झुकना पड़े, तो वो इंसान अंदर से टूटने लगता है। सुधा, मैं तुम्हें थकाने नहीं चाहता, लेकिन अब मैं खुद बहुत थक चुका हूं। अम्मा ने लंबी सांस ली और शांति से बोली, देखा बिटिया, जब पत्नी मायके से हावी होने की सोच लेकर आती है, मैं नहीं झुकूंगी कि जिद लेकर आती है, तो उसका पति हर रोज अंदर से मरता है। वो भले ही तलाक न दे, चिल्लाए नहीं, लेकिन प्यार खत्म हो जाता है। और प्यार के बिना घर केवल दीवारें बचती हैं। शांति की आंखें भर आईं।
वो अब तक खुद में झांक रही थी। अम्मा ने सिर पर हाथ रखकर कहा, घर जीतने की जगह हो, न कि जीतने का मैदान। जो पत्नी इसे युद्ध बना देती है, उसका पति धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है, मन से, आत्मा से और रिश्ते से। दूसरी बात, मेरे मायके में ऐसा नहीं होता। अम्मा ने एक गिलास पानी पिया और फिर कहना शुरू किया, बिटिया, अब सुन दूसरी कहानी। ये कहानी है प्रिया की। पढ़ी लिखी, सुंदर, समझदार, लेकिन एक ऐसी आदत के साथ जो हर दिन उसके रिश्ते को खोखला करती रही, हर बात पर मायके की तुलना। प्रिया की शादी हुई थी अभय से, एक मेहनती, मध्यम वर्गीय युवक जो अपने छोटे से परिवार में माता पिता और एक छोटी बहन के साथ रहता था। अभय के घर में दिखावे की चकाचौंध नहीं थी, लेकिन सच्चाई और आत्मीयता थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे प्रिया की एक बात घर के हर सदस्य को चुभने लगी। वो हर छोटी बात पर कहती, मेरे पापा तो ऐसे नहीं बोलते थे, मेरे मायके में तो ये सब नौकर करते थे, मेरी मम्मी तो हमेशा मेरे लिए नई चीजें खरीदती थीं, मेरे घर में सब मुझे पूछकर खाना बनाते थे। अभय शुरू में मुस्कुरा देता था, पर अंदर से चोट खाता था। माँ परेशान हो जाती थी, क्या हम अपनी बहू को वो प्यार नहीं दे रहे जो उसे चाहिए? सबसे बड़ी गलती तब हुई जब प्रिया की माँ हर दूसरे दिन फोन करके कहती, अगर तुम्हें वहां थोड़ा भी दुख है तो मत सहो, हम तुम्हें वैसे भी नहीं भेजना चाहते थे। ससुराल में तुम्हें कोई कुछ कहे तो जवाब देना, झुकना मत। प्रिया ने माँ के शब्दों को संस्कार बना लिया और धीरे धीरे उसका ससुराल पर विश्वास खत्म होने लगा। एक दिन जब अभय ने लाविंगली कहा, प्रिया, माँ से थोड़ा प्यार से बात किया करो, वो बूढ़ी हो रही है, तो प्रिया का जवाब था, तुम्हें तो बस अपनी माँ दिखती है, मेरी कोई कदर नहीं। अभय चुप रह गया, पर उस दिन कुछ टूट गया था। वो प्यार जो धीरे धीरे पनप रहा था, एक झटके में सूख गया। अम्मा ने आंखें मूंद ली और धीरे से बोली, बिटिया, जब पत्नी अपने मायके को अपने पति के घर से ऊपर रखती है, हर बात में अपने माँ बाप को बेहतर दिखाती है, तो पति का आत्मसम्मान हर दिन टूटता है। और जब रिश्तों में तुलना घुस जाती है, तो भरोसा दम तोड़ देता है। शांति की आंखें अब भर चुकी थीं। अम्मा ने कहा, तुलना वो दीमक है जो दिखती नहीं, पर लकड़ी खोखली कर देती है। और जब मायके के जहर भरे संस्कार हर बार बहू के कानों में पड़ते हैं, तो वो ससुराल को दुश्मन समझ बैठती है और खुद ही अपना घर उजाड़ लेती है। तीसरी बात, जो नहीं दे सका दहेज, उससे क्या उम्मीद रखना। अम्मा ने इस बार अपनी आवाज थोड़ी भारी की और तीसरी बात कहते हुए बोलीं, अब सुन बिटिया, तीसरी कहानी। ये कहानी है नेहा की। देखने में बड़ी सीधी, लेकिन मन में बसी थी एक जहरीली अपेक्षा की शादी सिर्फ तभी पूरी होती है जब पति मायके जैसे ऐशो आराम दे सके, और अगर न दे पाए तो उसे ताना देकर बदल दिया जाए। नेहा की शादी हुई थी कमल से, एक मध्यम वर्गीय परिवार का इकलौता बेटा। सीधा सादा, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला लड़का। शादी के समय कमल ने दहेज नहीं मांगा, लेकिन नेहा के घरवालों ने खुद ही कार, जेवर और फर्नीचर भेजे और यहीं से कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया। शादी के कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, लेकिन जब नेहा की सहेलियों की शादियों में महंगे मोबाइल, विदेश यात्राएं, डिजाइनर कपड़े और ब्रांडेड जिंदगी की बातें आईं, तो वो अक्सर कमल को उलाहना देने लगी, तुमने तो शादी करके मेरी किस्मत ही खराब कर दी। मेरे पापा होते तो अब तक मुझे गाड़ी दिला देते। तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए सोने की चूड़ी क्यों नहीं ला सकते? कमल ने बहुत समझाने की कोशिश की। नेहा, मेरी आमदनी सीमित है, मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे सब दूं, पर पहले घर का खर्च, माता पिता की दवा और ईएमआई पूरी कर लूं। लेकिन नेहा के लिए धीरे धीरे एक अस्वीकार्य शब्द था। वो रोज मायके फोन करती और माँ कहती, तूने तो अपनी पढ़ाई बर्बाद कर दी ऐसे घर में आकर। छोड़ दे, आजकल की लड़कियां तलाक लेने से नहीं डरतीं।
नेहा के लालच ने कमल को इतना तोड़ दिया कि उसने उधार लेकर नेहा को गहने दिलवाए, पर फिर वो कर्ज में डूबता चला गया। काम में मन नहीं लगता, घर में तनाव बना रहता। एक दिन जब कमल ने थक कर कहा, नेहा, अगर तुम्हें इतना ही दुख है मुझसे शादी करने का, तो आजाद हो। नेहा ने बिना एक पल रुके जवाब दिया, हाँ, शायद यही ठीक है। शादी टूटी और कमल कई सालों तक उबर नहीं सका। अम्मा ने आंखें झुका ली और बोलीं, बिटिया, जब पत्नी मायके से संपत्ति की भूख, दिखावे की आदत और मन में मैं कम में नहीं रहूंगी जैसी सोच लेकर आती है, तो वो पति को केवल एक बैंक समझती है, भावनाओं का नहीं, पैसों का। और जब पत्नी अपने पति को कभी पूरा न कर सकने वाली उम्मीदों के बोझ से दबा देती है, तो उसका अंत बर्बादी में होता है, आत्मा से, शरीर से और कई बार जीवन से भी। अम्मा ने शांति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, बहू अगर मायके से ये 3 चीजें लेकर आती है, हावी होने की जिद, तुलना और परायापन, संपत्ति और लालच की भूख, तो वो चाहे अनजाने में ही सही अपने पति का घर उजाड़ देती है। पति की बर्बादी सिर्फ तलाक से नहीं होती, कई बार वह जिंदा रहकर भी खत्म हो जाता है। शांति की आंखें अब भीगी थी, पर मन साफ हो चुका था। उसने अम्मा के चरण छुए और कहा, अम्मा, आपकी इन कहानियों ने मेरी आंखें खोल दीं। अब मैं मायके से सिर्फ प्यार, संस्कार और विनम्रता लेकर जाऊंगी, ताकि ससुराल मेरा घर बने, रणभूमि नहीं। अम्मा मुस्कराई और आशीर्वाद दिया, अब तू एक नहीं, हजारों बहुओं के लिए मिसाल बनेगी। अम्मा की कहानियां समाप्त हो चुकी थीं, लेकिन हवाओं में अब भी उनके शब्दों की गूंज थी। अगर पत्नी मायके से जिद, तुलना और लालच लेकर आती है, तो पति का घर बसता नहीं, उजड़ता है। शांति अब बिल्कुल शांत थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वो आंसू अब पछतावे के नहीं थे, बल्कि चेतना के थे, अपने भीतर झांकने और फिर से जीवन को नए संस्कारों के साथ शुरू करने की तैयारी के आंसू। अम्मा ने धीरे से शांति के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बिटिया, तू अब समझ गई है, लेकिन जान ले, समझ आ जाना ही सब कुछ नहीं होता। समझ के बाद कर्म में परिवर्तन जरूरी होता है। शांति ने सिर झुकाकर कहा, अम्मा, आपने मेरी आत्मा को छू लिया है। मैं अब जैसी थी वैसी नहीं रह सकती। मेरे अंदर कुछ बदल गया है। अम्मा मुस्कुराईं, तो फिर अपने घर को भी बदल, बेटा। लेकिन अपने भीतर से शुरू कर। तू चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और चाहे तो रणभूमि भी। कुछ दिन बाद शांति अब मायके लौट चुकी थी, पर अब की बार वो ससुराल छोड़कर भागने वाली नहीं थी, बल्कि सीखने और बदलाव की तैयारी में थी। घर लौटते ही उसने सबसे पहले अपनी माँ से कहा, माँ, अब मुझे तुम्हारे अनुभवों से ज्यादा जरूरत अपने ससुराल के रिश्तों को समझने की है। वहाँ की समस्याएं यहाँ की तरह हल नहीं हो सकती। माँ चौंक गई, लेकिन शांति की आंखों में पहले जैसी शिकायत नहीं, बल्कि परिपक्वता देखकर चुप रह गईं। शांति ने पहला कदम उठाया। पति अमित को एक लंबा पत्र लिखा, जिसमें उसने पहली बार खुद की गलतियों को स्वीकार किया, मायके की तुलना, जिद और लालच के पीछे छिपे अपने रवैये को उजागर किया। पत्र में उसने लिखा, मैं समझ गई हूं कि पति सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक साझेदारी है। और अगर पत्नी हर बात में मायके का तराजू लेकर चले, तो ससुराल कभी उसका घर नहीं बन सकता। अमित, जो अंदर से टूट चुका था, पहले तो इस पत्र को अविश्वास से पढ़ता रहा, लेकिन जैसे जैसे पढ़ता गया, उसकी आंखें भीगती गईं। फिर एक दिन शांति खुद वापस ससुराल लौट आई। हाथ में फूलों का गुलदस्ता नहीं था, नहीं सोने की चूड़ियां, लेकिन चेहरे पर एक आत्मविश्वास था, सच्चे बदलाव का। सास रसोई में थी। शांति ने उनके पैर छुए और धीरे से कहा, माँ, अब आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। सास की आंखों से भी आंसू बह निकले, वो आंसू जिन्हें कोई शब्द बयान नहीं कर सकता। अमित बाहर से आया और दरवाजे पर खड़ी शांति को देखकर चौंक गया। लेकिन शांति ने धीरे से मुस्कुराकर कहा,
अगर इजाजत हो तो फिर से इस घर की बहू बनने आ गई हूँ, इस बार बिना शर्तों के, बिना अपेक्षाओं के। अमित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर फिर से शुरुआत करनी है तो इस बार हम दोनों सीखेंगे बिना तुलना के, बिना अहंकार के, बिना लालच के। अम्मा की सीख गांव भर में मिसाल। शांति और अमित की बदलती जिंदगी की खबर गांव भर में फैल गई। और जो कभी बुद्धि अम्मा की कहानियों को पुराने जमाने की बातें कहते थे, आज वही अम्मा से सलाह लेने आने लगे। एक दिन शांति ने अम्मा के पास जाकर कहा, अम्मा, अब मैं चाहती हूँ कि आपकी ये 3 कहानियां हर लड़की तक पहुँचे ताकि न कोई बहू अपना घर उजाड़े और न कोई पति बर्बाद हो। अम्मा ने प्यार से आशीर्वाद दिया और कहा, बिटिया, अब तू ही मेरी कहानी बन गई है। तेरे जैसे बदलाव से ही समाज बदलेगा। शांति ने गांव के स्कूल में, पंचायत भवन में और महिला मंडलों में जाकर अम्मा की कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। लड़कियां ध्यान से सुनतीं और आंखों में कुछ बदलने की ललक लेकर लौटतीं। शांति अब सिर्फ अमित की पत्नी नहीं थी, वो पूरे गांव की सीख बन चुकी थी। हर महिला जो मायके से कुछ लेकर आती है, अब खुद से एक सवाल पूछती, क्या मैं वो लाया जो जोड़ता है या वो जो तोड़ता है? और अम्मा, अब वो सिर्फ बुद्धि अम्मा नहीं थी, वो समाज की शक्ति अम्मा बन चुकी थी, जिनकी कहानियां न सिर्फ जुबान से बल्कि ज़मीर से सुनी जाती थीं। एक बहू मायके से अगर प्रेम, सहनशीलता और संस्कार लेकर आए तो ससुराल को घर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो अहंकार, तुलना और लालच लेकर आए तो भले ही महल हो, वहां भी सुकून नहीं बचता। बूढ़ी अम्मा ने सिर्फ 3 कहानियां नहीं सुनाईं, उन्होंने हजारों टूटते रिश्तों को जोड़ने का सूत्र दे दिया। और शांति ने उस सूत्र को जीवन में उतारकर उसे अमर कर दिया। गांव की पगडंडी से गुजरते हुए चांदनी ने अपना पैर थामा। सुबह की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट से सारा गांव जग उठा था। गांव के हर घर में व्यस्तता थी, पर इस व्यस्तता में एक घर की खास हलचल थी। उस घर में एक नवविवाहित लड़की, कविता, अपने मायके से ससुराल आई थी। वो अपने पति की प्रतीक्षा में थी और साथ में अपने मायके से लिए कुछ सामान भी लेकर आई थी। कविता के चेहरे पर खुशी के साथ साथ थोड़ा सा तनाव भी झलक रहा था। नया घर, नए रिश्ते, नया जीवन, हर चीज उसके लिए अनजान और चुनौती भरी थी। उसने अपनी छोटी छोटी झोली में कुछ कपड़े, सजावट की वस्तुएं और मायके से मिले तोहफे रखे थे। उसकी आंखें चमक रही थीं, पर मन में कुछ बेचैनी भी थी। जब कविता अपने पति के घर पहुंची तो पूरे परिवार ने उसका स्वागत किया। परंतु कुछ दिन बीतते ही कविता को एहसास हुआ कि घर में खुशियां उतनी नहीं हैं जितनी मायके में थीं। ससुराल में रिश्ते और बातों में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर से परेशान कर रहा था। वह इस भाव को अपने दिल में छुपाए रखती, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें और व्यवहार उसके पति और परिवार को प्रभावित करने लगे। इसी बीच गांव की सबसे समझदार और अनुभवी महिला, बूढ़ी अम्मा, जो गांव के बुजुर्गों की सम्मानित नेता थीं, ने कविता की हालत देखी। उन्होंने देखा कि कविता मायके से कुछ ऐसी चीजें लेकर आई है जो उसके लिए और उसके पति के परिवार के लिए अच्छा नहीं है। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने कविता को अपने आंगन में बुलाया। वो जानती थी कि ये वक्त ज्ञान बांटने का है, वरना घर टूट सकता है। उन्होंने कविता से कहा, बेटी, कुछ जरूरी बातें बतानी हैं जो मैंने अपने जीवन में देखी और समझी हैं। मायके से जो भी चीजें लानी हैं, उन्हें समझदारी से लेना। 3 ऐसी चीजें हैं जो पत्नी को मायके से अपने ससुराल नहीं लानी चाहिए। ये तीनों चीजें पति का घर बर्बाद कर देती हैं। कविता ने बड़े आदर से कहा, अम्मा, कृपया बताइए। मैं आपकी बातें सुनकर अपने जीवन को सही दिशा देना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने गहराई से सांस लेकर शुरू किया। पहली चीज है गुस्सा और शिकायतें। जब तुम मायके से आती हो तो अक्सर अपने दिल में जो भी दुख, क्रोध या शिकायतें होती हैं, वो तुम्हारे साथ आ जाती हैं। ये गुस्सा और शिकायतें घर में दरारें डालती हैं। कविता ने धीरे से कहा, अम्मा, मैं समझ रही हूँ। मायके में कुछ बातें हुई जो मुझे दुखी करती हैं, और मैं उन बातों को भूल नहीं पाती।
बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटी, शास्त्र भी यही कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में प्रेम और धैर्य सबसे बड़े हथियार हैं। तुम्हें अपने गुस्से को मायके के दरवाजे के बाहर छोड़कर आना होगा। घर में जो भी बातें तुम्हें दुखी करती हैं, उन्हें समय के साथ समझदारी से संभालो, झगड़े से नहीं। कविता की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, क्या सचमुच मेरे गुस्से से पति का घर बर्बाद हो सकता है? बूढ़ी अम्मा ने आगे बढ़ते हुए कहा, दूसरी चीज है बिना सोचे समझे सामान या उपहार लाना। मायके से जो चीजें लाई जाती हैं, वे घर की जरूरत और वातावरण के अनुरूप होनी चाहिए। कई बार लड़की मायके से ऐसी चीजें लाती है जो न तो पति को पसंद आती हैं और न ही ससुराल वाले उन्हें स्वीकारते हैं। ये सामान घर के सुख शांति में बाधा डालता है। कविता ने पूछा, परंतु अम्मा, तोहफे और सामान क्यों बुरा हो सकता है? बूढ़ी अम्मा ने समझाया, जब ये चीजें परिवार में मतभेद पैदा करें तो उनके लाने से कोई फायदा नहीं। सामान तोहफा हो या उपयोगी वस्तु, वह परिवार की सहमति से लाना चाहिए। घर की जरूरत और खुशियों का ध्यान रखो। कविता सोचने लगी, क्या सच में वह मायके से कुछ ऐसी चीजें लेकर आई है जो उनके परिवार के लिए ठीक नहीं? बूढ़ी अम्मा ने आखिरी बात कही, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है गुप्त संदेश या वस्तुएं जो शक और अविश्वास को जन्म देती हैं। कभी कभी मायके से ऐसी बातें या वस्तुएं आती हैं जिनमें छुपा हुआ द्वेष या शक होता है। ये चीजें पति और ससुराल वालों के बीच दूरी और विवाद पैदा करती हैं। इसलिए हमेशा मायके से प्यार, साफगोई और समझदारी लेकर आना चाहिए। कविता ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वह समझ गई थी कि उसका मन और व्यवहार उसके परिवार की खुशियों को प्रभावित कर रहा था। बूढ़ी अम्मा ने कविता को अपने पास बैठाकर कहा, बेटी, शादी केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि दो परिवारों का मेल है। जब तुम मायके से ससुराल आओ, तो अपने मन में नए रिश्तों के लिए जगह बनाओ। पुराने दुख, गुस्सा और झगड़े वहां छोड़ आओ। कविता ने बड़ी विनम्रता से कहा, अम्मा, आपकी ये बातें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं अपने घर को खुशहाल बनाना चाहती हूँ और आपके बताए रास्ते पर चलना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही सोच है, बेटी। मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि तुम्हारा घर प्रेम और शांति से भरा रहे। मायके की बातों से घर में आई दूरियां और दूसरी सीख। कविता के मन में बूढ़ी अम्मा की बातें गूंज रही थीं, परंतु उसके दिल के अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। वह अपने मायके के घर की यादों में खोई रहती, जहां रिश्तेदारों की बातें, हंसी मजाक और कभी कभी छोटे छोटे झगड़े भी होते थे। वह समझती थी कि जो बातें मायके में हुई, वे अब उसके नए घर में नहीं आनी चाहिए। पर दिल की चोटें और गुस्सा कहाँ इतनी आसानी से मिटते? एक दिन कविता अपने पति अमित से बात कर रही थी। अमित, मुझे लगता है कि मेरे मायके वाले हमसे खुश नहीं हैं। वे कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर में ठीक से मेल नहीं खा रही। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, कविता, हर परिवार का अपना स्वभाव होता है। मायके वालों की बातों को दिल पर मत लो। हमें अपने घर को समझदारी से चलाना होगा। पर कविता की बातें गहराती जा रही थीं। वह सोचती थी कि क्या मायके से लाए गए कुछ उपहार या बातें इस दूरी का कारण हैं। इसी बीच बूढ़ी अम्मा ने फिर एक बार कविता को समझाया, बेटी, मायके से जो भी सामान या उपहार लाना हो, सोच समझ कर लाना। केवल भाव दिखाने के लिए या दूसरों को प्रभावित करने के लिए सामान न लाओ। कविता ने पूछा, अम्मा, ऐसा क्यों? उपहार तो प्रेम दिखाते हैं। बूढ़ी अम्मा ने गंभीर स्वर में कहा, सही है, पर जब वह उपहार घर की जरूरतों या परिवार की सहमति के बिना लाए जाते हैं, तो वे तनाव का कारण बन जाते हैं। कभी कभी अनचाहा सामान जगह घेरता है, विवाद बढ़ाता है। इससे रिश्तों में दरारें पड़ती हैं। कविता को समझ आया कि मायके से लाए गए कुछ अनावश्यक सामानों ने उनके घर की व्यवस्था में बाधा डाली थी। यह बात उसके लिए नई थी। बूढ़ी अम्मा ने तीसरी सीख भी दोहराई, और बेटी,
कभी भी मायके से ऐसे संदेश या वस्तुएं मत लाना जिनसे शक या अविश्वास पैदा हो। पति और ससुराल वालों के बीच भरोसे की डोर मजबूत होनी चाहिए। कविता ने मन ही मन प्रण लिया कि वह बूढ़ी अम्मा की बातों को अपनाएगी और अपने पति के घर में खुशियां लाने का प्रयास करेगी। मायके के गुस्से और शिकायतों से कैसे बचें? कविता ने बूढ़ी अम्मा की बातों को मन ही मन गहराई से समझा, पर फिर भी दिल में मायके की कुछ बातें बार बार उठतीं। एक शाम जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं कैसे अपने गुस्से को छोड़ पाऊं? वह खुद से पूछने लगी। मायके में जो भी हुआ, उस पर चोट बहुत गहरी है। तभी बूढ़ी अम्मा ने उसकी ओर देखा और बोली, बेटी, गुस्सा और शिकायतें हमारे मन के वो बोझ हैं जो हमें तोड़ देती हैं। पर याद रखो, जो गुस्सा और शिकायतें तुम अपने साथ लेकर आती हो, वे घर के फुलवारी में कांटे की तरह उगती हैं। उन्होंने समझाया, शास्त्रों में भी कहा गया है कि गृहस्थ जीवन में शांति के लिए मन की शुद्धि जरूरी है। अपने गुस्से को त्यागो, शिकायतों को समझदारी से सुलझाओ, वरना वे घर के रिश्तों को जहर बना देती हैं। कविता ने पूछा, अम्मा, तो मैं गुस्सा कब और कैसे छोड़ दूं? जब दिल में चोट हो तो कैसे शांत रहूं? बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले जब गुस्सा आए तो गहरी सांस लो। सोचो कि इस गुस्से से तुम्हें क्या मिलेगा। गुस्सा तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच दूरी बढ़ाएगा। दूसरा, अपने दिल की बातें पति से प्यार और सम्मान के साथ साझा करो। बातचीत से मन हल्का होता है। तीसरा, ध्यान और प्रार्थना से मन को शांत करो। कविता ने समझा कि गुस्सा एक भावना है जिसे वह नियंत्रित कर सकती है। वह मन में ठाना कि वह अपने मन के गुस्से को मायके के साथ छोड़कर आएगी। मायके से लाए गए सामान की समस्या। कविता के मन में अब एक सवाल बार बार उठ रहा था, मायके से जो सामान वह लेकर आई है, क्या वह सच में घर के लिए फायदेमंद है या समस्या का कारण? एक दिन बूढ़ी अम्मा ने इसे समझाते हुए कहा, बेटी, मायके से सामान लाना अच्छी बात है, पर वह सामान जो घर की जरूरत से ज्यादा हो या जो घर के वातावरण से मेल न खाए, वह घर में झगड़े और तनाव बढ़ाता है। कविता ने ध्यान से सुना। जैसे कि जब तुमने वो महंगे गहने लाए जो तुम्हारे ससुराल वालों को पसंद नहीं आए। उस पर मायके वाले खुश थे, पर यहां तुम्हारे पति को असहजता हुई। इससे मन में खटास आई। बूढ़ी अम्मा ने कहा, यह पहला सबक है। मायके से सामान लाते समय सोचो कि यह सामान तुम्हारे पति के घर में किस तरह से स्वीकार किया जाएगा। दूसरे घर की जरूरत और स्वीकृति को समझो। फिर उन्होंने दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु बताया। जब मायके से अनावश्यक सामान घर में जमा हो जाता है, तो वह घर की व्यवस्था बिगाड़ता है। जगह कम पड़ती है, साफ सफाई मुश्किल होती है और छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। कविता ने अपनी गलतियों को महसूस किया। मैं समझ गई अम्मा, अब मैं मायके से सिर्फ वही सामान लाऊंगी जो हमारे घर के लिए जरूरी हो और जिससे सभी खुश हों। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटी, और तीसरी बात, कभी मायके से ऐसे सामान मत लाना जो पति या ससुराल वालों को असहज करें, जैसे कोई उपहार जो उनके रीति रिवाजों से मेल न खाए। ऐसा करने से घर में मनमुटाव बढ़ता है। रिश्तेदारों के हस्तक्षेप से बचाव। कविता के मन में मायके वालों की बातों का असर धीरे धीरे कम होने लगा था, लेकिन अब एक नई समस्या सामने आई, रिश्तेदारों का ससुराल के मामलों में हस्तक्षेप। एक दिन कविता के मायके से एक रिश्तेदार आया, जो घर के छोटे मोटे मामलों में सलाह देने लगा। उसने बिना सोचे समझे पति और ससुराल वालों के बारे में बातें कही, जो घर में तनाव बढ़ाने वाली थीं। कविता ने बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा, मैं कैसे समझाऊं मायके वालों को कि वे हमारे घर के मामलों में हस्तक्षेप न करें? इससे तो उल्टा हमारे रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। बूढ़ी अम्मा ने गंभीरता से कहा, बेटी, मायके वाले तुम्हारे भले चाहने वाले हैं, पर उनकी सलाह और हस्तक्षेप हमेशा सही नहीं होती। रिश्तों में दूरी तब आती है जब दूसरे लोग घर के निजी मामलों में दखल देने लगते हैं। उन्होंने समझाया,
अपने मायके वालों को प्यार से समझाओ कि तुम अपने पति के साथ मिलकर अपने घर को संभालना चाहती हो। उनसे आग्रह करो कि वे बिना बुलाए सलाह देने से बचें। इससे तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच विश्वास और सम्मान बढ़ेगा। कविता ने महसूस किया कि परिवार में शांति बनाए रखने के लिए मायके और ससुराल के बीच संतुलन जरूरी है। बूढ़ी अम्मा की बातों ने उसे यह सिखाया कि अपने रिश्तों की रक्षा के लिए सीमाएं तय करना भी जरूरी है। पति पत्नी के संवाद और समझदारी घर की खुशहाली की कुंजी। कुछ दिनों बाद कविता ने बूढ़ी अम्मा की सलाह को अपनाते हुए अपने पति अमित से खुलकर बातचीत की। अमित, उसने कहा, मुझे समझ आ रहा है कि हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। मायके से लाई गई चीजें या मेरी भावनाएं अगर तुम्हें तकलीफ देती हैं, तो हमें खुलकर बात करनी चाहिए। अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कविता, मैं भी चाहता हूं कि हमारा घर खुशहाल रहे। हम दोनों को एक दूसरे की बात सुननी होगी और समझदारी से काम लेना होगा। बूढ़ी अम्मा ने भी बीच में कहा, बेटा बेटी, घर का सुख आपसी संवाद और समझदारी से बनता है। हर छोटी बात को बड़े दिल से लेना और अपने मन की बात बिना डर के सामने रखना ही रिश्तों को मजबूत करता है। कविता और अमित ने मिलकर तय किया कि वे हर महीने एक दूसरे के साथ बैठकर अपने दिल की बातें शेयर करेंगे। इससे घर में तनाव कम हुआ और प्यार बढ़ा। समझदारी से बनता है घर खुशहाल। समय बीतता गया और कविता ने बूढ़ी अम्मा की सभी नसीहतों को अपने जीवन में उतार लिया। वह मायके के गुस्से, अनावश्यक सामान और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप को अपने दिल से दूर कर चुकी थी। पति अमित के साथ उनका संवाद और समझदारी पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने कविता को गोदी में बैठाकर कहा, बेटी, जीवन में सुख शांति तभी आती है जब हम समझदारी से रिश्तों को निभाते हैं। मायके से जो 3 चीजें तुमने नहीं लाई, गुस्सा, अनावश्यक सामान और बिना जरूरत का हस्तक्षेप, उन्होंने तुम्हारे घर को बचा लिया। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, आपकी बातें मेरे जीवन का आधार बन गई हैं। अब मैं जानती हूं कि परिवार में प्रेम और सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। बूढ़ी अम्मा ने हाथ पकड़कर कहा, याद रखना, बेटा या बेटी होने से बड़ा रिश्ता है समझदारी का। जो समझदारी से रिश्तों को निभाता है, वही सच्चा सुख पाता है। कविता ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं वादा करती हूं कि मैं अपने परिवार को प्यार और सम्मान से संवारती रहूंगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मायके से गुस्सा, अनावश्यक सामान और रिश्तेदारों का हस्तक्षेप नहीं लाना चाहिए। समझदारी, संवाद और सम्मान से परिवार में शांति और खुशहाली बनी रहती है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, अगर आप भी चाहते हैं कि हर बहू, हर बेटी इस सीख से अपने घर को बचा सके, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, समाज को बदलने के लिए फैलाई जाती हैं।